वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का सीरीज नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपका है। ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, जो बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मैं भी आपको प्रत्येक दिन प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। और साइड से आपका जो सिलेबस है, सभी को पता है बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है जो 10th क्लास का, उसी हिसाब से मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज मैंने हिंदी का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था फ्रेंड्स, जो सिलेबस के अनुसार था, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको एग्जाम तक प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या इसका जो एग्ज़ाम है वो 6/6/2021 को होगी या नहीं होगी, परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपका डेट निर्धारित है तो आपका 6/6/2021 है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहें, लेकिन पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा और हो सकता है कुछ दिन के लिए एग्जाम का डेट आगे बढ़ाया जाए। तो उसका टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करते रहें, चैनल से भी तैयारी करते रहें और मेरे वेबसाइट पर भी जाकर के तैयारी करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 50 प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? यानी लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। आप लोग गेस करते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 50 प्रश्न मैं बता रहा हूं, लेकिन पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा तो लगभग इसमें आपका 80 प्रश्न आपका कवर होगा, ठीक है। कितना? 80 प्रश्न, क्योंकि सभी का मैं डिस्क्राइब करते चलूंगा। जो पूछने लायक जहां से प्रश्न बनता है वहां मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए पढ़ें, थोड़ा सा वक्त दे करके पढ़ें। तब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने। अब बलबन से संबंधित देखिए क्या क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। ये पूछा जाता है बलबन है जो किसका गुलाम था? तो ये बलबन था जो किसका गुलाम है? इल्तुतमिश का गुलाम था, याद रखिएगा। और इससे संबंधित एक पूछा जाता है सिजदा। देखिए ध्यान से आप प्रैक्टिस सेट करते हैं फ्रेंड्स तो आपको पता चल जाएगा। सिजदा, एक सिजदा था और एक क्या था? पोबोस। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो आपका इस किसने किया था? ये आपका बलबन नहीं किया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना सवाल बना फ्रेंड्स आपका कि बलबन है जो लौह एवं रक्त नीति का शुरुआत किया था फ्रेंड्स, और है जो किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। और यह है जो पोबोस और सिजदा और पोबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो सभी को याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 का देखिए फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? अच्छा सवाल है। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा, गेस करिए क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1/10 भाग होगा। फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का 1/10 होता था फ्रेंड्स। फिरोज शाह तुगलक से एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो भी याद करते चलेगा। मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक ही था, ठीक है। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही लगाया था। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ सवाल था फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कितना भाग होता था? 1/10 भाग। सवाल नंबर 3 को देखें, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए अकबर द्वारा इलाही संवत, बहुत अच्छा सवाल है। इलाही संवत की शुरुआत आपका 1583 ईस्वी में की गई थी। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में थी। और प्रश्न पूछा जाता है, जो एक्स्ट्रा प्रश्न है वो भी याद रखें फ्रेंड्स, कि अकबर है जो दास प्रथा का अंत कब किया था? तो कितना किया था? तब 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में, और दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? तो 1562 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 को देखें, निम्नलिखित में से किसके मराठों का मैकियावेली कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सॉरी, सवाल नंबर 4 आपका है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? आप लोग गेस करते चलिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस होगा फ्रेंड्स, तैयारी का लेवल पता चलेगा। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत आपका किसने किया था? सिख के 10वें गुरु, ठीक है। सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर
इसका 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 जिक्के बन रहा है, याद रखें। सबसे पहले कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे जो सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है, जिनका जन्म कितना? तो 1666 ईस्वी में आपका कहाँ? पटना में हुआ था। तो देखिए ये सब याद रखिए, ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि जो प्रश्न पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को याद करना है। जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो सब पूछने वाला ही है, वो सब याद करते चलिएगा। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह हैं जो सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो ये सब भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 को देखें। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 6 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1781 ईस्वी में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। सवाल नंबर 7 को देखें। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ था। सॉरी, अभी भी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई फ्रेंड्स, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक दिन एक वीडियो कम से कम आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 है प्रसिद्ध रंपाओ, ठीक है, रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो 8 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, गेस करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से। प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये रंपाओ विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स आपका 1879 से लेकर के 1922 ईस्वी के, लंबा चला था और आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये रंपाओ विद्रोह के अगर नेता के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि रंपाओ विद्रोह का नेता कौन था? तो सीताराम राजू थे। ठीक है, सीताराम राजू थे जो आपका इसका नेता थे रंपाओ विद्रोह को, सीताराम राजू। ठीक है, सीताराम राजू थे जो इसके क्या थे? नेता थे, याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 आपका फ्रेंड्स कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। कब किया गया था फ्रेंड्स? ये तो आपका 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में आपका इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और देखिए ये भी पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए करीब करीब हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सबको याद रखेगा। यहाँ भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1887 ईस्वी में की थी। और प्रश्न पूछा जाता है कि धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए फैजाबाद से कौन कौन नेतृत्व किया, किसने नेतृत्व किया था? 10 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। एक तो आपका ये सवाल हो गया जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए याद करिए, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था फैजाबाद से? तो मौलवी अहमदुल्ला। पूछा जाए कि खान बहादुर खां कहाँ से नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर खान कहाँ से किया था? बरेली से किया था। ठीक है, बरेली के खान, ठीक है, यानी बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। और फतेहपुर से किसने किया था? तो अजीमुल्ला किया था। फतेहपुर से नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, और फैजाबाद से किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? इसमें भी दो तीन सवाल बन रहा है, सभी ध्यान से सुनते चलिए फ्रेंड्स। देखिए पढ़िए तो थोड़ा सा वक्त दे करके पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, एक ही वीडियो देखिए, मन लगा करके देखिए, याद करते चलिए। तो देखिए कह रहा है कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? सबसे पहले हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन है जो कब भारत पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचा था वो आपका 24 मार्च, कितना? 24 मार्च 1946 ईस्वी में, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन है जो भारत पहुंचा था। अब मुस्लिम लीग ने इसको कब स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 6 जून
1946 को इसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। तो 2 सवाल बना। 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। इसमें भी 2 सवाल बन रहा है और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं किसने सजा सुनाया था। तो भगत सिंह को फांसी की सजा जो सुनाने वाला न्यायाधीश था उसका नाम क्या था फ्रेंड्स। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीसी। ठीक है, जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। अब भगत सिंह को फांसी कब पड़ी थी डेट के साथ, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 ईस्वी को आपको लाहौर जेल में से, ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सवाल पूछा जाता है कहाँ फांसी दी गई थी, तो लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी इनको दी गई थी। और इसका जो सजा किसने सुनाया था, तो जेसी हिल्टन ने। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल आपका है। 13 नंबर सवाल, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था। आग का, देखिए इससे 2-3 सवाल बनता है। पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर देखिए, उसके बाद अगला मैं बताऊंगा। आग का आविष्कार किस में हुआ था, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो चुका था। अब पूछता है फ्रेंड्स आपका किसका, तो आपका पहिए का आविष्कार। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। लेकिन आग का आविष्कार अगर पूछे तो पूरा पाषाण काल में हो जाएगा, लेकिन पहिए का आविष्कार हुआ था जो आपका नवपाषाण काल में हुआ था। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। आग देखिए बहुत प्राचीन काल से, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। आग बहुत पहले से, पूरा मतलब पुराना काल से, इसे याद रखिए। पुराना काल से ही आग जला रहा था सभी आदि मानव लोग। तो इस तरह से पूरा पाषाण और नवपाषाण में कन्फ्यूजन नहीं होगा। पुराना काल से, पूरा पाषाण यानी पुराना काल से ही हो रहा था। और नवपाषाण काल में किसका, पहिए का आविष्कार हुआ, ये याद रखिएगा। देखिए आइए इसको कैसे कहते हैं, नया युग आया, जब पहिया आया तभी तो नया युग आया। इस तरह से याद रखिएगा, आप मन में बिठा लीजिए कि नया युग जब आया तो पहिया आया। ठीक है, यानी पहिया आया तो नया युग आया, यानी पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। इस तरह से कुछ बैठा ले ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन न हो। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। 14 का राइट आंसर, नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपका मोहनजोदड़ो से हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो कौन सा नदी पर है, तो सिंधु नदी पर ही पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये सिंधु नदी पर है, ये भी जरूर याद रखिएगा। तो नर्तकी किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। लेकिन पूछ दिया जाए जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूते हुए खेत का प्रमाण आपका कालीबंगा से मिला था, ये भी याद रखिएगा। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। और जूते हुए खेत का कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15, प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे। जीवक किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 का बिंबिसार का। ठीक है, याद रखिएगा जो जीवक था कि वैद्य थे ना, राज्य वैद्य थे, आपका बिंबिसार के दरबार में रहते थे, राज्य वैद्य थे। तो बिंबिसार के दरबार में रहते, बिंबिसार था जो हर्यक वंश का संस्थापक था फ्रेंड्स। और एक बिंबिसार है जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजगृह को बनाया था, याद रखिएगा। बिंबिसार है जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए बिंबिसार के बेटा का नाम क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। ठीक है, ये है जो पितृहीनता भी कहा जाता है, क्योंकि अपने बाप को मार कर करके अपना गद्दी हंसनाया था। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपको राजगृह में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो बहुत सारा जीके जीएस बना। प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स इससे संबंधित एक और पूछा जाता है कि बिंबिसार ने मतलब कि बुद्ध भगवान की जब तबीयत खराब हुई थी तो उसकी सेवा के लिए किसको भेजा था, तो यही जो बिंबिसार था जो जीवक को ही भेजा था। ठीक है, बुद्ध भगवान की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को ही बिंबिसार ने भेजा था। तो सभी याद रखें। इसमें से देखिए आप लोग को बहुत सारा याद रहता है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, रिवीजन बहुत जरूरी, रिपीटेशन बहुत जरूरी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नहीं प्रैक्टिस करिएगा भूल जाइएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बार बार वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस बना रहे, आप स्टडी में बने रहें। 16 नंबर सवाल को देखें। 16 नंबर सवाल है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, 16 का। तो देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन आपका 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो गठन किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए सवाल नंबर 17।
हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 17 देखें। सवाल नंबर 17 आपका है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसको ट्रिक से बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलिएगा। 10 से दुर्गापुर, 10 से द्वितीय पंचवर्ष योजना के दौरान शुरू की गई थी। इससे एक सवाल और बनता है फ्रेंड्स कि दुर्गापुर जो है इस्पात कारखाना किस देश की मदद से किया गया था। तो ब्रिटेन की मदद से आपका दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखेगा। और कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 18 नंबर सवाल को देखिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, कहाँ पड़ता है, हैदराबाद ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो 19 का देखिए, सीमा शुल्क है जो आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निगम कर, संपत्ति कर, ये सभी है जो आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीमा शुल्क हो गया आपका, अप्रत्यक्ष कर हो गया, उसके बाद में आपका उत्पाद कर हो गया, बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया, ये सभी है जो क्या है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अब जैसे आपका आय कर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सभी है जो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, तो सवाल पूछा जा रहा था प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 19 का सी। सीमा शुल्क है जो प्रत्यक्ष कर का। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छा सवाल है। 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा। एडम स्मिथ के बारे में आप लोग सुने होंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक इन्हीं को कहा जाता है, एडम स्मिथ का, जिन्होंने कौन सा बुक लिखा था फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। लेकिन पूछे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि सिद्धांत, ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल्स मीन्स क्या होगा, सिद्धांत होगा, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लेखक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो मार्शल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक मार्शल और वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ। 21 नंबर, भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट, तो भोर घाट किसका किसका है फ्रेंड्स, 21 का, तो मुंबई और पुणे। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भोर घाट है जो किसके किसके संपर्क मार्ग है, भोर घाट, तो मुंबई और पुणे के बीच में ये आपका संपर्क घाट है, संपर्क मार्ग है। अब जैसे कि आपका थाल घाट एक पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो थाल घाट है जो नासिक से मुंबई है, याद रखिएगा, थाल घाट है जो नासिक से मुंबई है, ये इसको बिल्कुल याद रखिएगा, थाल घाट के नासिक से मुंबई को। और एक पाल घाट है, और पाल घाट है वो आपका कोयम्बटूर से कोचीन है। ठीक है, कोयम्बटूर से कोचीन है, ये भी आप लोग जरूर याद रखें। तो ये 3 ज़्यादा पूछा जाता है, तीनों का मैंने बता दिया। फिर से एक बार रिवीजन कर ले। भोर घाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है, तो मुंबई से पुणे, नासिक से मुंबई कौन सा हो गया, थाल घाट, और कोयम्बटूर से कोचीन कौन हो गया, तो आपका पाल घाट हो गया। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। धारला 22 का राइट आंसर ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का है जो धारला है जो सहायक नदी है। जैसे धारला हो गया, और मैं बताता हूँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का नाम, धारला हो गया, कुल्सी हो गया, मानस हो गया, तीस्ता हो गया, ये सभी है जो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रह्मपुत्र नदी का अगर पूछा जाए उद्गम स्थल कहाँ है, तो देखिए मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से होता है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। और देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। सांगपो नाम सुने होंगे। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहता है, सांगपो कहा जाता है। और असम में है जो ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में क्या कहा जाता है, तो दिहांग कहा जाता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी का है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल के बारे में बताया, मानसरोवर झील के पास में स्थित हिमानी से होता है, और तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है, और असम में से दिहांग कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल कि पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना है जो किन 2 देशों की परियोजना है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, पंचेश्वर परियोजना है जो भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना है। और यह कौन सा नदी पर अगर पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आपका ये महाकाली नदी पर स्थित है। ये पंचेश्वर परियोजना है जो आपका महाकाली
पंचेश्वर नदी कहाँ है? महाकाली नदी पर स्थित है। अगला सवाल को लेते हैं 24 नंबर सवाल को। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, भंडारण के बारे में पूछा जा रहा है, तो भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ आपका झारखंड में ही पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स अभी? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तो पश्चिम बंगाल। ये भंडारण के लिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछे कि पूरे भारत में भी कोयले का भंडारण सबसे अधिक कहाँ है, तो झारखंड राज्य में है। लेकिन वर्तमान में एज ए प्रेजेंट टाइम उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो इसका जवाब हमें आपको कमेंट करके बताइएगा। 25 नंबर सवाल को देखें। कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 2000 में किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 जुलाई कितना 28 जुलाई 2000 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला सवाल को 26 नंबर सवाल को देखें। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 26 का, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्र मुख हो जाएगा। दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? केंद्र मुख, यानी 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका लगभग ऊंचाई है 1892 मीटर के लगभग है। ठीक है, ये दक्षिणी सह्याद्री का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर जो पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उसका हो जाएगा काला सुवाई हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। दक्षिण सह्याद्री का अगर जो उच्च शिखर पूछे तो केंद्रमुख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंद्रमुख। लेकिन पूछे अगर जो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो काला सुवाई हो जाएगा। तो दोनों को याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो टोटल कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गमछा झारो मित्रों पर सब आपको पता होगा, गमछा झारो मित्रों पर गुजरात, मध्य प्रदेश, इस तरह से आपका सब ट्रिक पर बैठाया हुआ है। तो उसमें देखिए गमछा झारो मित्रों पर मणिपुर नहीं आता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी मणिपुर से आपका नहीं गुजरता है। बाकी आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी 8 राज्यों से गुजरता है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। 28 नंबर सवाल आपका, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर, तो ये कौन जोड़ता है फ्रेंड्स आपका? तो इसका जो राइट आंसर 28 का होगा सुंडा जल संधि। ठीक है, सुंडा जल संधि है जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। 29 नंबर सवाल को देखें, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो मानव उत्पत्ति का सबको निग्रो लोग कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर बी ना, अफ्रीका का। अफ्रीका जो महाद्वीप है, महादेश है, उसे मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। और एक चीज इसमें पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए आपको कि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, सब बड़ा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में ही पड़ता है, सहारा जिसका नाम है। और अगर पूछा जाए कि महाद्वीपों, किस महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप कहा जाता है। मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सहारा मरुस्थल जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, वो आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल बना। 30 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा को क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो सबसे मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है, मिट्टी, पैडोलॉजी। ठीक है, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक मृदा है आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जलोढ़ मृदा को ही दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी है जो एक ही है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में इसी मिट्टी का है, जिसमें आपका मुख्य रूप से धान, गेहूँ, गन्ना और दलहन का उत्पादन होता है। 31 नंबर सवाल को देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन मुरलेन आपका मिजोरम राज्य में पड़ता है। ठीक है, मुरलेन। ठीक है, मुरलेन कहाँ पड़ता है? तो मिजोरम में पड़ता है। 32 नंबर सवाल को देखें, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो हमेशा जवान पे याद रखेगा, कभी पूछ दिया जाएगा कौन सा एग्जाम में, कोई निश्चित नहीं, लेकिन बार बार ये पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। तो 16 सितंबर ना, ऑप्शन नंबर 32 का डी हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत आपका 62 में किया गया था फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1962 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत में अगर पूछा जाए कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका नाम क्या है? इसरो। ठीक है,
इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में आपका इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसमें 2 सवाल है, दोनों को याद रखिए। जो दूसरा वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इतना में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में आपको की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी। सब याद रखें। 34 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? इसको क्या कह सकते हैं? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। तो ILO की जो मुख्यालय पड़ता है स्विट्जरलैंड जिनेवा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए, पूछा जाता है। ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल को 35 नंबर सवाल को देखिए, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका KR नारायणन का है। ये KR नारायण के बारे में आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स। ये पूर्व में आपका राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आपका जो 9वें जो आपका उपराष्ट्रपति बने थे KR नारायणन, तो 9वें थे वो। ठीक है, क्या हुए थे? 9वें उपराष्ट्रपति के बने थे। और उसके बाद में 10वें राष्ट्रपति के रूप में भी ये नियुक्त किए गए थे। तो समझ जाइए फ्रेंड्स, आपका कौन थे ये? KR नारायणन। ये भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उदय भूमि, तो उदय भूमि है जो इन्हीं का है, जो आपका समाधि स्थल है। किसका? KR नारायणन का। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखिए। सवाल नंबर 36 आपका है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए गेस करिए चलिएगा। तो परमवीर चक्र ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र है जो कब से दिया जा रहा है? तो 1947 ईस्वी से ही आपका दिया जा रहा है फ्रेंड्स। सैनिकों को दिया जाता है। अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता को परिचय देने वाले को आपका देश का सर्वोच्च पुरस्कार आपका परमवीर चक्र दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1947 से ही दिया जा रहा है। अगला सवाल को देखते हैं कि रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, का संबंध किस राज्य से है? सिंपल सी बात है, रेणुका झील कहाँ पड़ता है, कौन सा राज्य में है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में है। 38 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? चलिए देख लेते हैं। डुरंड कप का तो फुटबॉल से संबंधित है, याद भी करते चलिएगा। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आशुतोष कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये मेयर्स कप है जो आपका फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेयर्स कप। तो मेयर्स कप जब फुटबॉल से नहीं है तो किससे संबंधित, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, म से मेयर और म से क्या होता है? मुक्केबाजी होता है। मेयर्स कप मुक्केबाजी। ठीक है, याद रहेगा। मेयर्स कप किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से, ना कि फुटबॉल से। तो इस सभी को याद रखें। कितना जीके इसमें बना फ्रेंड, और सभी पूछने वाला है। डुरंड कप फुटबॉल, आशुतोष कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल और मेयर्स कप मुक्केबाजी से। 39 नंबर सवाल को देखिए, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल को देखें कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर 40 का हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है, सॉरी। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों भी शामिल किया गया? देखिए, पहले जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था फ्रेंड्स, तो उसमें आपका पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका निर्वाचित सदस्य उसमें भाग नहीं लेता था। लेकिन इस 21वां संविधान संशोधन के बाद में उसमें भाग लेने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां संविधान संशोधन के बाद से आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी का सदस्य भी भाग लेने लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को लिखते हैं 42 नंबर सवाल कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो गणपूर्ति के अभाव में कौन करेगा? जो अध्यक्ष रहेगा वही करेगा ना। 42 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। 43 नंबर सवाल को देखें, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? बहुत ज़्यादा VVI सवाल है ये।
कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद में यह कहा गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच पूर्णतः प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि जांच नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से। याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 122 के तहत संसद की जो कार्यवाही होती है उसका जांच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता। कितना? अनुच्छेद 122 के तहत। 44 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्यायालय का वर्णन किया है। उद्देशिका मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स? उद्देशिका मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। अब चलिए प्रस्तावना से है तो जैसे 2 सवाल फटाफट देख लेते हैं। प्रस्तावना है जो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये याद रखिएगा। 2 सवाल बन गया। अब कहते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 3 प्रकार का। कौन कौन है फ्रेंड्स? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। यही 3 प्रकार के न्याय का वर्णन आपका प्रस्तावना उद्देशिका में किया गया है। 45 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। तो पहला सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे ना। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटेल। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। चलिए ये भी देखिए, समय बताया हुआ है, गेस करिए। मैं बताते चलता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो ब्रिटेन बता रहा है, ये सुमेलित है? बिल्कुल नहीं सुमेलित है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो आपका कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो आपका ये तो गलत हो गया, लेकिन सही क्या है वो याद करते चलिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स। और कौन है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका, ये आपका सही है। द्विसदनात्मक यूएसए, ये गलत है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ना कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है ना, तो आपका यहाँ ब्रिटेन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो सभी आपका याद रखिएगा। 46 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 और 3 है जो सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, जापान से लिया गया है। और 3 द्विसदनात्मक है जो कहाँ से लिया गया है, तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ये दोनों सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बाकी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, सुमेलित है, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए सवाल नंबर 47 देखिए फ्रेंड्स, अभी उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फिर आपको और कंटिन्यू मैं वीडियो सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड कराता रहूँगा। 47 नंबर सवाल को देखिए। 47 नंबर सवाल आपका क्या है? 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों क्रमशः कितनी है? सिंपल है फ्रेंड्स, लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा कितना? 16 सीट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 48 को देखें। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए 2 सवाल बन रहा है। सरकारी आयोग का जो संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्य के संबंध के जांच से संबंधित है, पूछा जाता है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध से है। इसका गठन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1983 में, याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल को देखें। 49 नंबर सवाल है 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये याद रखिएगा, 2003 में किया गया था। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बोडो, मैथिली, डोगरी को 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के कब शामिल किया गया? तो 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो 2003 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 52वां संविधान संशोधन के किन भाषाओं का? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल आपका इस वीडियो का है, 50 नंबर सवाल है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स सवाल कि भारतीय राजनीति के अभी तक इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाई गई? तो टोटल 3 बार बुलाई गई है ना। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। कब कब बुलाया गया है? तो 1961 में एक बार बुलाया गया था, किसके लिए? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए। दूसरा बार 1978 में बुलाया गया था,
किसके लिए? तो बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए। और तीसरा बार बुलाया गया था 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक के लिए। यही 3 बार है जो आपको अभी तक भारतीय इतिहास में संयुक्त बैठक बुलाया गया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो टोटल कितने बार? तो 3 बार बुलाई गई है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। तो ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है। कल फिर आपको इसी टाइम में 7 साढ़े 7 बजे के इसका अगला पार्ट मैं करता चलूँगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 तो मैं कर चुका हूँ, 50-50 का शो हो गया फ्रेंड्स। इस सीरीज़ का तीसरा था, ठीक है। कल चौथा करूँगा। तो 50-50 ही प्रश्न अभी मैं संभव है फ्रेंड्स कर सकता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ें, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा उसी को सिर्फ बताया, उसको अगल बगल जो भी उसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ, इससे होगा। और फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट पर रिस्पॉन्स बहुत कम दे रहे हैं। आप लोग को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वेबसाइट पर जा करके आधा घंटा प्रत्येक दिन देखते हो, क्योंकि इसमें मैं चेक करता हूँ फ्रेंड्स, बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप लोग गूगल में जाएँ, जीके मास्टरमाइंड, ठीक है, जीके मास्टरमाइंड डॉट सर्च करें, वहाँ पर जाइएगा तो लाइव क्लास का जो 22 को टोटल 22 या 23 मॉक टेस्ट है उसका मिल जाएगा। और सभी का प्लगिंग लगाया हुआ फ्रेंड्स, पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रत्येक दिन पढ़िएगा ना तो उसको रिपीट करते रहिएगा, तो एक दिन है सभी आपको कम से कम उसमें तो 3 से 4 हज़ार जी, 3,000 जी को तो जरूर उसमें है टोटल फ्रेंड्स सभी सेट में। तो प्रत्येक दिन जब पढ़िएगा ना तो सभी को याद हो जाएगा। एक दिन पढ़िएगा, दूसरा दिन नहीं पढ़िएगा वेबसाइट पे जाकर करके तो फिर भूल जाइएगा। थोड़ा सा आसकत लगेगा, थोड़ा सा आलसपन लगेगा, लेकिन वहाँ जाकर के आप पढ़ाई प्रत्येक दिन जरूर करें, ठीक है। रिपीट जरूर करें, तभी आपका दिमाग में फिट होगा। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, तो क्यों नहीं जा सके, पढ़ सकते हैं। 10 मिनट 20 मिनट जाकर के आराम से आप लोग जरूर पढ़ें। वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।